आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जहां इजराइल और फिलिस्तीन का मसला पूरी दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है। पूरी दुनिया सांस रोके ये देख रही है कि आखिर फिलिस्तीन में हो क्या रहा। आखिर ये जो कत्लेआम जारी है ये कब तक जारी रहेगा? कब तक दुनिया खामोश तमाशाई बनी रहेगी? कब तक पूरी दुनिया बेबसी में रहेगी? यह भी कि क्या ग्रेटर इजराइल बन जाएगा या फिर फिलिस्तीन आजाद हो जाएगा? क्या होगा मस्जिद अक्सा का? क्या होगा बैतुल मुकद्दस का? और क्या होगा जो 57 मुस्लिम ममालिक है? क्योंकि ये बदनामी जो हो रही है, इनके ज्यादातर वो ममालिक जो या तो डर की वजह से खामोश है या तो मसलहतन खामोश है और या फिर मदद कर रहे हैं। ऐसे मुस्लिम ममालिक के मुंह पर तमाचे भी पड़ रहे हैं। मैं बहुत वाज़ेह तौर पर बात कर रहा हूं और हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। सीज फायर की बात शुरू होती है लेकिन नेतन्याहू को डर सताने लगता है। नेतन्याहू को अपनी कुर्सी जाती दिखाई देने लगती है। नेतन्याहू को अदालत में जारी कार्रवाई नजर आने लगती है और नतीजा ये कि वो फिर बेगुनाहों का कत्लेआम शुरू कर देते, बेगुनाहों को मारना शुरू कर देते हैं। आखिर ये है क्या? ये कौन सा तमाशा है? और यूएनओ क्या करे, क्या कर सकता है? रिपोर्टिंग कर देता है, इतने लोग मारे गए, इतने लोग यहां थे, इन लोगों को खाना नहीं मिला, इतने लोगों को पानी नहीं मिला, और बस। ये बेबसी, ये लाचारी इससे पहले हमने नहीं देखी। आखिर क्यों? हमारे साथ जुड़ गए हैं कैप्टन साहब, मैं उन्हें स्क्रीन पर लेकर के आऊंगा, लेकिन सरसरी तौर पर अपडेट में लूंगा। लेकिन आप देखिए 2-3 जो आज हमने थंबनेल लगाया है तुर्की और इजराइल के जंग के ताल्लुक से, क्या वाकई इसमें कोई सच्चाई है या फिर अवामी इंकलाब को दबाने के लिए नूरा कुश्ती है? हम इस पे चर्चा करेंगे आज, इसीलिए हमने इसका टैगलाइन अपना थंबनेल बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट था कि इस पे बात की जाए और खास तौर से कैप्टन साहब से जाना जाए, क्योंकि कैप्टन साहब जो बताते हैं वो बड़ा दिलचस्प होता है, काबिले यकीन, क्योंकि वो ना तो इधर ना उधर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, दैट्स ऑल। ये उनका अपना अंदाज है और ये अंदाज हमारे व्यूवर को पसंद है। इसके अलावा आप देखिए कि गाजा से फिलिस्तीनियों को निकालकर शासन करेगी इजरायली सेना। ये मुंगेरी लाल के सपने ही अभी लग रहे हैं, क्योंकि अगर निकाल भी दिया जाएगा गाजा के लोगों को, फिलिस्तीनियों को वहां से, तो उसके बाद वहां पे सुकून से इजरायली रह लेंगे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। ये आप देखिए, ये तमाम, इसके अलावा कुछ और खबरें, जो प्रोटेस्ट चल रहा है टर्की में वो तो है ही है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है इजराइल में वो तो जारी है, और ये बहुत बड़ा मसला है। मैं समझता हूं ये कोई आसान बात नहीं है, जारी है। इसके अलावा आप देखिए यहां पे दहशतगर्द इजराइल ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी। इजरायली हुकूमत को कटघरे में खड़े करने का वक्त आ गया, बकाई कह रहे हैं। ये ईरान के जो वजारत खारजा यानी विदेश मंत्रालय के जो स्पोक पर्सन है, प्रवक्ता है, उनका ये बयान आया है। इसके अलावा एक बयान और बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं देने के बाद कैप्टन साहब के पास चलूंगा, कि यमन के एक ऐलान से अमेरिका हैरान।
आखिर अंसारुल्लाह कैसा सरप्राइज देने जा रहा है, क्या है अंसारुल्लाह के पास, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। कुछ चीजें हम सामने भी लेकर के आएंगे, लेकिन ये है बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पर चर्चा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि इस पे चर्चा हो। तो इसलिए आप देखिए ये तमाम इस वक्त की जो अपडेट है मैं दे दिया। मैं कैप्टन साहब को ले आऊंगा, बहुत ज्यादा इंतजार करना ठीक नहीं है। तो मैं ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आप वॉर एक्सपर्ट हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं और जियो पॉलिटिक्स में जैसा कि हमने कहा कि आप बिल्कुल मास्टर वाला रोल, और वाकई एक एक बात जो बताते हैं और कई बार उनकी बातें उसी अंदाज में सामने आती हैं, खासतौर से मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, क्योंकि सीधी सीधी बात कैप्टन साहब करते हैं और सीधी सीधी बात जो है मैं समझता हूं कि करनी भी चाहिए जब ऐसा मौका है कि हालात जो हैं वो खराब हो रहे हों। तो जाहिर है कि इधर उधर की बातें करने की बजाय स्ट्रेट फॉरवर्ड की क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए और सबसे ज्यादा ये कि क्या नहीं होना चाहिए। हमारे प्रोग्राम का मकसद एक ये भी है कि हम सिर्फ जो है रिपोर्टिंग न करें, बल्कि तजर्बात जो हमारे माहिरीन हैं उनके तजर्बात की रोशनी में अगर हम कोई रास्ता दिखा सकते हैं, कोई मशवरा, हिंदुस्तानी जो खारजा पॉलिसी है, विदेशी रणनीति, उसके तहत अगर हम कोई रास्ता भी दिखा सकते हैं तो हम दिखाने की कोशिश करते हैं। कामयाबी कितनी सब बात की बातें होती हैं, इंसान अपने तय कोशिश कर सकता है, बस उसकी यही जिम्मेदारी है। तो बहरहाल कैप्टन साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। कैप्टन साहब आपकी जबानी अपडेट मैं थोड़ा से लूंगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू करूंगा। कैप्टन साहब। जी हाँ डॉक्टर रिजवी, आज की बड़ी खबर या बड़ी सोशल मीडिया में जो चल रही है अरब देशों में और डेफिनेटली गजा में चल रही है कि इजराइल जो है वो शायद गजा को खाली नहीं करेगा और इजराइल अपनी फौजों को गजा के अंदर ही तैनात रखेगा। और एक और न्यूज़ जो अरब देशों के सोशल मीडिया में चल रही है वो ये है कि अब अमेरिका ने इजराइल को कह दिया है कि वो आसपास के जो अरब मुल्क हैं उनमें एक बफर स्टेट बना सकता है। यानी जैसे उसने लेबनान में एक बफर जोन बनाया है, सीरिया में एक बफर जोन बनाया है, वैसा ही बफर जोन अगर इजराइल चाहे तो दूसरे जो पड़ोसी मुल्क हैं जैसे कि जॉर्डन है, मिस्र है, उनमें बना सकता है। लेकिन ये सब सोशल मीडिया की खबरें हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने इन सब खबरों का खंडन किया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि इजराइल की जो बाउंड्री है अभी फिलहाल अमेरिका उसकी इज्जत करता है, जो कि दूसरा तरीका है कहने का कि इजराइल को अपनी बाउंड्री से बाहर फैलने नहीं दिया जाएगा। जी कहता हूं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है अगर देखा जाए कि इस तरह की बातें, हालांकि उसकी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन कैप्टन साहब हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। देखिए ठीक है कितना उस पर अमल हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन ग्रेटर इजराइल का जो मंसूबा है और ये जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, मैं उसी रोशनी में इसको देखने की कोशिश करूंगा कि क्या ये वही सिलसिला है कि आप बफर जोन बनाएंगे। ये फैलने वाली बात तो है कि अपना दायरा जो है वो फैलाया जाए और सिर्फ जो है फिलिस्तीन तक नहीं बल्कि लेबनान में भी आप चले जाएं, सीरिया में भी आप चले जाएं, अब जो है आप जॉर्डन में भी चले जाएं और इसके बाद आप सऊदी में भी वहां पर भी आप अपना अड्डा जमा लें। तो ये क्या है, ये क्या हम इसको उस रोशनी में कैप्टन साहब देख सकते हैं कि ये ग्रेटर इजराइल, भाई
कोई भी खबर देखिए बिल्कुल से, मैं समझता हूं कि जब जंग चल रही हो बिल्कुल से नजरअंदाज नहीं कर सकते इस तरह की बातों को कैप्टन साहब, क्योंकि जैसे शुरू शुरू आपको याद होगा कि जब बातें आई थी कि भाई जो गाजा के लोग हैं इनको यहाँ से हटाया जाए, पहले कहा इंडोनेशिया, फिर कहा जॉर्डन, फिर कहा मिस्र, और फिर इजराइल का बयान भी आ गया कि साहब सऊदी में ही क्यों ना एक पूरा स्टेट बना दिया जाए, फिलिस्तीनियों को वहां बता दिया जाए, इस तरह की बातें। तो शुरू में तो लग रहा था कि इसमें कोई जान नहीं है, लेकिन मंशा तो यही थी कैप्टन साहब। तो क्या ये जो बातें आ रही हैं इसको चलवाया जाता है क्या? कई बार ये होता है कि ऐसा एक शोषा छोड़ा जाता है देखने के लिए कि रिएक्शन क्या होता है, फुलझड़ी जिसको कहते हैं, क्या ये वो माना जाए या फिर ये बिल्कुल चंडू खाने की रिपोर्ट है, ये कह लें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की, मतलब कुछ भी। मैं एज ए जर्नलिस्ट ये कह रहा हूँ, क्योंकि चंडू खाने की रिपोर्ट कहना जो है बड़ा होता है भाई, ये इसमें कोई दम नहीं है। जी कैप्टन साहब। हाँ, देखिए डॉक्टर रिजवी, हम इसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखना ज्यादा उचित रहेगा। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि अरब जितने मुल्क हैं या पर्शियन गल्फ के जो मुल्क हैं वो उसके पाले में रहें। तो अमेरिका कोई कार्रवाई ऐसी नहीं करेगा जिससे कि अरब मुल्क या पर्शियन गल्फ के मुल्क जो हैं वो डर जाएं और कमजोर साथी बन जाएं। देखिए, अगर हम याद करें आज से 30 साल पहले की बात, तो काफी सारे ऐसे मुल्क थे पश्चिम एशिया में, अमेरिका वाले इसको यूरोप वाले मिडिल ईस्ट बोलते हैं, जो कि रूस के खेमे में थे। मिस्र तो बहुत क्लियरली अनवर सादत के टाइम में, नासर के टाइम से ही रूस के खेमे में था। अमेरिका ने बहुत चालाकी से 1978 में मिस्र और इजराइल की दोस्ती करा दी, कैंप डेविड एग्रीमेंट कराकर, और उसके बदौलत अमेरिका ने मिस्र को अरबों डॉलर दिए। मिस्र की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जिसमें कि सिर्फ रूस के हवाई जहाज थे, रूस के टैंक थे, रूस की शिप्स थे, उनको आस्ते आस्ते बदलकर अब अमेरिका ने मिस्र की एक ऐसी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स खड़ी कर दी जिसमें सिर्फ अमेरिका के हवाई जहाज हैं, सिर्फ अमेरिका के टैंक हैं और अमेरिका के ही शिप्स हैं। तो मिस्र कैंप डेविड एग्रीमेंट करके इजराइल का इतना पक्का दोस्त बन गया है कि अब इजराइल या अमेरिका मिस्र को नाराज नहीं करना चाहेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी चीज है, क्या जो हम कहते हैं ग्रेटर इजराइल की कहानी जो है, इसमें क्या जॉर्डन का हिस्सा चला जाएगा? देखिए, जॉर्डन के जो किंग अब्दुल्ला हैं, उन्होंने जो वेस्ट बैंक है वो ऑलरेडी 1994 में इजराइल को दान में दे दिया था। इजराइल ने जबरदस्ती वेस्ट बैंक को 1967 की लड़ाई में काबू में ले लिया था, और जब किंग अब्दुल्ला ने देखा कि उनकी पावर में नहीं है उसको वापस लेना, तो 1994 में किंग अब्दुल्ला ने इजराइल के साथ एक ट्रीटी ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी साइन कर ली, पीस एंड फ्रेंडशिप। उसके बदौलत उन्होंने कह दिया कि वेस्ट बैंक अब इजराइल का ही हिस्सा बन गया। इसके बदले में इजराइल के साथ उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई है, और अमेरिका ने इसलिए जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला को बहुत करोड़ों रुपए दिए। तो होता यह है कि अमेरिका और इजराइल जॉर्डन को भी तंग नहीं करेंगे, क्योंकि जॉर्डन जो है अभी अमेरिका की जेब में ही है या गोद में ही बैठा हुआ है। जिस तरह का व्यवहार हम देख सकते हैं कि जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला को फरवरी के महीने में इनवाइट किया गया अमेरिका में, उनको जैसे एक मास्टर जी छोटे बच्चे को पढ़ाई लिखाई कराते हैं ना क्लास में, वैसे उनको पढ़ाया लिखाया गया और वापस भेज दिया गया। किंग अब्दुल्ला अमेरिका गए, 3 दिन तक अच्छे बच्चे की तरह, अच्छे स्टूडेंट की तरह रहे और चौथे दिन वापस आ गए। और कौन देश है? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो है वहां पर बहुत पावरफुल देश है। अमेरिका का एक ही मकसद है कि सऊदी दोस्त रहे, क्योंकि कच्चे तेल का बहुत बड़ा भंडारण सऊदी में है। और अगर हम देखें तो ये अक्टूबर 2023 में जो हमला हुआ था हमास के साथ, तो उस दिन की सुबह तक सऊदी डेलीगेशन इजराइल में बैठा हुआ था अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के लिए।
अमेरिका की छत्र छाया में, क्योंकि अमेरिका ने बोल दिया था कि अगर सऊदी अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लेता है इजराइल के साथ, तो अमेरिका सऊदी को बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर की मदद करेगा, टेक्नोलॉजी देगा, सऊदी की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को लेटेस्ट अमेरिकन वेपन सिस्टम देगा। तो सऊदी जो है आज भी, ये अलग बात है कि अब जनता का दबाव है कि अब्राहम अकॉर्ड मत साइन करो, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 तक सऊदी के एमबीएस जो थे वो छलांगे मार रहे थे अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के लिए। अगर और 12 घंटे की देरी हो जाती हमास के हमले में, तो वो साइन हो रहा था। तो और कौन बचा? सीरिया बचा। अब देखिए, सीरिया, क्या इजराइल सीरिया में घुस जाएगा और परमानेंटली ऑक्युपाई कर लेगा? सीरिया को कंट्रोल करने वाला अभी कौन है? सीरिया को अभी कंट्रोल करने वाला है तुर्की और अमेरिका। एचटीएस को कौन सारी सपोर्ट दे रहा है? तुर्की और अमेरिका। एचटीएस को खड़ा किसने किया? तुर्की और अमेरिका ने। अमेरिका और तुर्की के शहपरी एचटीएस घुसा और बशर अल असद को हराकर वहां पर ताकत में आए। अब जोलानी साहब जो है, किसी भी तरह से कुछ भी हो जाए, वो इजराइल से नहीं लड़ना चाहेंगे। अमेरिका और इजराइल भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि तुर्की नाराज हो जाए, क्योंकि सीरिया को अपने बस में रखने का पूरा दारोमदार, यानी सीरिया को अमेरिका के बस में रखने का पूरा 100% जो जिम्मेवारी है वो तुर्की की है। और अगर इजराइल तुर्की में घुस जाता है, जैसे आप नक्शा दिखा रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी, तुर्की नाराज हो जाएगा। तो लेबनान एक कैंडिडेट है जहां पे कि इजराइल हमेशा घुस जाता है। पिछले 70 या 80 साल में लेबनान में इजराइल की फौजें जो हैं वो हमेशा कभी 25 किलोमीटर, कभी 50 किलोमीटर घुस जाती हैं। एक बार तो बेका वैली तक चले गए थे। और लेकिन ट्रेडिशनली हमने देखा है कि 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद इजराइल की फौज वापस आ जाती है इजराइल की तरफ, लेबनान से, साउथ लेबनान से, और फिर वो लिटानी रिवर के साउथ में आके रुक जाती है। तो अभी जो बफर जोन है वो इजराइल अपने हाथ में रखेगा और भी 3 या 6 महीने के लिए, लिटानी रिवर तक लेबनान में। और सीरिया में जो बफर जोन है, जो कि गोलन हाइट का है, माउंट हेब्रोन का है, माउंट हेब्रोन तो अभी 2 महीने पहले ही इजराइल ने कब्जा किया, और दमस्कस के बाहर तक, दमस्कस के लोग बोल रहे हैं कि हम जब अपनी छतों में जाते हैं तो इजराइल के टैंक जो हैं वो बाहर शहरी एरिया में देख रहे हैं, आउटस्कर्ट्स में, वहां तक इजराइल बैठा रहेगा। और इजराइल ने पब्लिक स्टेटमेंट दे दी है कि वो 6 महीने में खाली कर देगा, क्योंकि अमेरिका किसी भी अरब मुल्क को नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये फिर से अमेरिका का खेमा छोड़ दें और न्यूट्रल हो जाएं, या वर्स, ये फिर से रूस की तरफ झुकना शुरू कर दें। जी डॉक्टर रिजवी। कैप्टन साहब, और यही है कि किसी तरीके से इन पे दबाव बना के, या जो भी तरीका हो सकता है, वो सब यही कोशिश है। लेकिन कई चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। जंग जिस तरह से बढ़ाई जा रही है, तुर्की की बात करें कैप्टन साहब, तो क्या लग रहा है कि आमने सामने बताया जा रहा है, क्या ये जहन को डाइवर्ट करने के लिए, माइंड को, ये नूरा कुश्ती है, या वाकई कोई पॉइंट ऐसे हैं कि जिसमें इजराइल और तुर्की आमने सामने वाकई हो सकते हैं? कुछ पॉइंट्स, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं? क्या सीरिया उसमें है, या कौन सा ऐसा है कि अब मैं अगर मेरी राय देखें, और मैं अगर जहां तक देख पा रहा हूं, तो मुझे तो लग रहा है ये नूरा कुश्ती है, क्योंकि दोनों मुल्कों में आज की तारीख में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो, और सेम बिल्कुल एक ही तरह के, कि वहां पर भी प्रेसिडेंट का घेराव, यहाँ भी प्रेसिडेंट का घेराव, वहां भी आवाम जो है वो बिल्कुल सड़कों पर लाखों की तादाद में, और यहाँ पर भी। तो ये क्या नूरा कुश्ती है? और इसी बहाने कि साहब मैं तो इजराइल के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर रहा हूँ, इजराइल के खिलाफ जंग। कई बार आपको याद होगा कैप्टन साहब की तुर्की तैयब रजब अर्दगान ने तो कहा साहब वो दहशतगर्द है, इससे बड़ा दहशतगर्द हमने नहीं देखा।
और भी ज्यादा खतरनाक बताया था। लेकिन हुआ क्या उसका? आप बयान आपने दे दिया, आपने हमदर्दी हासिल कर ली, लेकिन कब तक कैप्टन साहब? डॉक्टर रिजवी, नेतन्याहू अर्दोगान से बहुत खुश हैं क्योंकि 18 महीने की लड़ाई हो गई, तुर्की ने कुछ नहीं किया। तुर्की ने 18 महीने की लड़ाई में सिर्फ 3 चीजें की हैं। जब अक्टूबर में हमास का हमला हुआ तो 2 महीने के बाद दिसंबर 2023 में अर्दोगान ने बयान दिया कि वो इजराइल के खिलाफ हैं क्योंकि इजराइल सिविलियंस को गजा में मार रहा है। एक तो क्या फर्क पड़ता है ऐसे बयान का? दूसरा, नेतन्याहू अर्दोगान से बहुत खुश हैं क्योंकि अर्दोगान ने क्या किया, हमास जो गजा के सिविलियंस हैं, अरब लोग हैं, औरतें, बड़े बूढ़े, उनके लिए बड़ी तादाद में दवाइयां, खाने के पदार्थ, कपड़े, तंबू भेज दिए। तो इजराइल को क्या नुकसान हुआ? कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। तीसरी चीज, अर्दोगान साहब से नेतन्याहू बहुत खुश हैं क्योंकि पिछले साल जुलाई में, यानी जंग शुरू होने के 8 महीने के बाद अर्दोगान साहब ने बयान दिया कि तुर्की इजराइल के साथ अपने ट्रेड रिलेशन खत्म कर रहा है। उसमें सिर्फ इतना ही हुआ कि इजराइल जो चीजें एक्सपोर्ट कर रहा था तुर्की को, उस पे कुछ समय के लिए बैन लगा, लेकिन 2 महीने के बाद वो भी हवा हो गई। आज की तारीख में तुर्की और इजराइल के बीच में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, वो जो ट्रेड है, व्यापार है, वाणिज्य है, वो नॉर्मल चल रहा है। तो नेतन्याहू साहब बहुत खुश हैं अर्दोगान से कि अर्दोगान ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे जिससे कि इजराइल को नुकसान तो छोड़िए, दबाव भी नहीं पड़ रहा। तो इजराइल और तुर्की के बीच में कोई टेंशन नहीं है। हाँ, सिर्फ इतनी सी बात है कि इजराइल जो है वो दमिश्क तक चला गया है बफर जोन बनाते बनाते। अर्दोगान साहब ने थोड़ी सी पेशकश कर दी है कि हुजूर आप दमिश्कस से आगे मत बढ़िए, दमिश्क पर कब्जा ना कीजिए, जो कि नेतन्याहू मान गए हैं। तो अर्दोगान साहब भी फिलहाल खुश हैं। उन्होंने अपने चेले जोलानी साहब को बता दिया है कि जोलानी तुम चिंता ना करो, इजराइल इससे ज्यादा एसटीएस पर दबाव नहीं डालेगा, इजराइल इससे ज्यादा सीरिया में नहीं घुसेगा। तो जोलानी साहब भी खुश। जी।